amino acid. Okay, I think we stopped at this point last class में. So what do I get? Should I write bigger? ये आप ना CONH भी लिख सकते हो. This is just for showing you कि this is the peptide bond over. कल सुबह हमने देखा था ना अलग अलग टाइप का अमीनो एसिड्स रहेगा. This is called as the peptide link. I think we stopped over here, right? Yes, sir. This is a dipeptide. This is a dipeptide. Dipeptide. Why is this a dipeptide? This is a dipeptide because it is joining two nucleic. Two क्या बोलते हैं amino acids. ठीक है? अच्छा, ये दो amino acids को join कर रहा है, इसलिए हम इसको dipeptide linkage बोल रहे हैं. ये बेटा, look at this now. What is this? Tripeptide. This ट्राइपेप्टाइड सर. Tetrapeptide. एक दो तीन चार चार मॉलिक्यूल ज्वाइन हो रहा है. अच्छा, ये बेटा, this can continue, Yes, sir. Yes. right? Now this will continue on and on and on. ये on and on continue होता रहेगा. जब ज्यादा बॉन्ड जैसा बनेगा तब हम we will call it as a Polypeptide. polypeptide. We will call it as a polypeptide. Okay. And a polypeptide of these amino acid residues together is called as your protein. ठीक है? ये बेटा, what this is amino acid ना? NH2CHRCOOH. R can be different on the basis कौन सा R group attached है. हमने अलग अलग ये देखे थे amino acids देखे थे. तो ये amino acids ऐसे attached रहेंगे तो अपन उसको प्रोटीन बोलेंगे. अच्छा, now अमीनो एसिड के लिए COOH और NH2 पूरा होना जरूरी है. अब जब ये फ्यूज हो रहा है, जब ये बॉन्ड बना रहा है, इसका OH और इसका H निकल जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिसिस. वाटर मॉलिक्यूल की तरह ये निकल जा रहा है बेटा. ठीक है? तो इसमें एक OH कम है, इसमें एक H कम है और ये ज्वाइन हुए हैं. तो मैं कैन आई कॉल देम एज द रेसिड्यू और लेफ्ट ओवर ऑफ अमीनो एसिड. Yes, sir. Yes, sir. That is why in the polypeptide chain, these groups are called as the residues of amino acids. They are amino acids only, but they have joined together by the loss of a water molecule. Okay? So that is why we are calling them as residues of amino acids. तो अगर ऐसा word पढ़ोगे तो confuse मत हो जाना. Okay? So this is your polypeptide linkage. इजी है. ठीक है? क्या याद रखना है आपको? आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है प्रोटीन का. बेसिक स्ट्रक्चर इज एक साइड में अमीनो ग्रुप, एक साइड में क्या बोलते हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बीच में क्या आएगा C अटैच्ड टू हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप R. बस that C is called as your alpha carbon atom. Why is that C alpha carbon atom? That C is the first C which is attached to COOH, and उस C को कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? अमीनो ग्रुप अटैच्ड है. That is why we are calling it as an alpha amino acid. Okay? Yes, sir. हाँ, ये हमने डिस्कस कर लिया था, राइट? हाँ सर, वो एक डाउट था. क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो दो पेप्टाइड बॉन्ड में आपने थोड़ा जोर से बोलो ना बेटा, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है. सॉरी, मैं
ये बंद कर सर लेता आपने हूँ। दो पेप्टाइड बॉन्ड में ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड क्यों बोला? नहीं 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 नहीं, वो बॉन्ड तुमको दो दिख रहे थे, पर कितने अमीनो एसिड्स ज्वाइन थे? एक पे त्रण, तो इसलिए वो हो जाएगा ट्राइपेप्टाइड। ठीक है। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखना है क्या? हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो। ठीक है। यस सर। एक बॉन्ड जब होता है तब हम उसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसने दो अमीनो क्या बोलते हैं, कौन सा एसिड है ये? अमीनो एसिड को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, मैंने बहुत जनरल स्ट्रक्चर बनाया, कोई बता सकता है ये क्या है? प्लीज मत बोलना कि ये क्या बोलते हैं। ग्लाइसिन। अरे वाह, दिस सर इज अमीनो एसिड ही हाइड्रोजन निकल गया उसका। ये बेटा, ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई सो? क्योंकि एक का दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो वेरी कायरल सेंटर गुड। में। इट डज नॉट क्या बोलते हैं, carbonyl, it does not have a chiral center. अच्छा, can someone help me form the product over here? Am I right? यस। एक बेटा, इसका OH और इसका एक H, इसलिए मैं वैसे बना रहा था। ओपन स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे बनाए थे ना, इसका एक H और इसका एक OH, ये दो, ये वाटर मॉलिक्यूल की तरह निकल जाएगा और बाकी का जो है उसको ऐड कर देने, बाकी का जो है वो ऐड कर देने। ठीक है। हाँ सर। इसका नाम है ग्लाइसिल ग्लाइसिन। क्या नाम है इसका? ग्लाइसिल ग्लाइसिन बना। ठीक है। अच्छा, नाउ लुक एट दिस। ये यहाँ पे ज्वाइन हुआ, ये यहाँ पे ज्वाइन होकर के मुझे एक डाइपेप्टाइड दिया। ये टर्मिनल देखो, यहाँ पे कौन सा क्या बोलते हैं ग्रुप अटैच्ड है? अमीनो ग्रुप। सो दिस टर्मिनल विल बी कॉल्ड एज द एंड टर्मिनल, मतलब एंड पॉइंट। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो दिस टर्मिनल विल बी कॉल्ड एज द सी टर्मिनल। सी टर्मिनल बिकॉज COH NH2 इसलिए एन टर्मिनल। ठीक है बेटा। अब ये डाइपेप्टाइड हो, ये ट्राइपेप्टाइड हो, ये पॉलीपेप्टाइड हो, सबके अंदर देयर इज अ एन टर्मिनल एंड देयर इज अ सी टर्मिनल विद इट हैज टू बी। क्यों? क्योंकि एक का अमीनो ग्रुप दूसरे के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ फ्यूज होकर के एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है, राइट? तो किसी एक का क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस साइड रहेगा और नाइट्रो ग्रुप इस साइड रहेगा। तो जब ऐड हो रहा है तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ आ गया और इसका अमीनो ग्रुप यहाँ आ गया। आर यू इमेजिनिंग? यस सर। ठीक बेटा। इसमें मैं और ऐड करूंगा तो क्या होगा? NH2 यहाँ आएगा, ये कंबाइन होगा, COH इस वाले इस साइड आएगा, करूंगा तो होता जाएगा। तो राइट साइड में C टर्मिनल हमेशा होगा और लेफ्ट साइड में हमेशा N टर्मिनल होगा। क्यों उसको मैंने N टर्मिनल और C टर्मिनल बोला है? क्योंकि इसके अंदर अमीनो ग्रुप अटैच्ड है। अमीनो बोले तो नाइट्रोजन। ठीक है। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, CO है, कार्बोक्सिलिक। ठीक है। क्लियर हुआ? ये लिख लिया बेटा? प्लीज लिखते जाओ बेटा। Can I rub this? Yes, no, maybe. यस सर। सर यस सर। अच्छा, चलो I'll give you a sum, आप लोग करके बताना एलेनाइन और सेलाइन का। ठीक है। पहले बेसिक स्ट्रक्चर या आसान होगा बेटा। ठीक है।
This is alanine and this is serine. Alanine and serine. Alanine और serine को combine करके मुझे कौन सा डाइपेप्टाइड मिलेगा? आप ट्राई करो, फिर मैं बोर्ड पे बनाता हूँ, अपने आप से मैच करना है. Nobody is going to give me the answer. So at least try in your books for some 30 seconds and then I'll go. It's going to be very easy, beta. This is going to prove आपको समझा है कि नहीं समझा है. Please try for 30 seconds. I'm assuming everyone is trying, beta. Please do that. Practice is very important. Chemistry part 2 is totally like maths. सर बहुत ब्लर दिख रहा है. कौन ब्लर हो रहा है? ब्लर दिख रहा है ब्लर हो रहा है सर. बेटा? ब्लर दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है क्लियर. क्लियर है. क्लियर है सर. आप तो अपना हाथ दिखा रहे हो सिर्फ. हाँ, अभी तो मैं हाथ दिखा रहा हूँ पर क्लियर मैं ये देख रहा हूँ कि मूवमेंट से वो ये हो रहा है क्या, ऑटो फोकस हो रहा है क्या? सर वेव कर रहे हो क्या? अरे जाहिल, मैं बोल रहा हूँ कि मूव अगर उस कैमरे के सामने मूवमेंट होगा तो ऑटो फोकस हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए मैं हाथ हिला रहा हूँ. तुमको अभी बोर्ड दिख रहा है सौरभ? सर थोड़ा जूम कर दो ना प्लीज, थोड़ा सा. बेटा मैं जूम करूंगा ना तो फिर ऑटो फोकस होने लगता है. फिर मैं ट्राई करता हूं लेकिन देख लो. ये जूम वूम के चक्कर में पता है ये टूट जाता है. फिर बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट उसको. होल्ड ऑन. दिख रहा है अभी? हाँ सर. सौरभ सौरभ तुम्हारे नेटवर्क में इश्यू है बच्चे, तुम्हारी हाँ, आवाज नहीं आती है. मैं तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. तुमने वो ऑटो ट्यून तो नहीं लगा रखी है ना कि जब भी कोई आवाज पूछे तो ऐसा हो जाएगा? मैं लाइट बंद नहीं कर सकता बिकॉज़ उससे अंधेरा हो जाएगा. COOH में से OH निकाल देने का, NH में से H निकाल देने का, CONH बचा. बाकी का जो है वो वैसे का वैसा ही लिखने का, कोई चेंज नहीं करने का बेटा उसमें. जिन्होंने ट्राई किया उनको ये मिला. यस सर. एलेने सेराइन. एलेने सेराइन. इसका स्टार्टिंग का वर्ड्स क्या था? एला. और इसका क्या था? सर. तो इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा? एलासर. रिमेंबर कल हमने डिस्कस किया था इनके 3 लेटर सिंबल्स होते हैं जैसे एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं, यस सर. है ना? कल हमने Yes, डिस्कस किया था ना कि इनके 3 लेटर सिंबल होते हैं. वैसे ही एलेनाइन का 3 लेटर सिंबल क्या है? अल्ला. एला. एंड सेराइन का क्या है? सर. तो जब मैं इन दोनों से एक क्या बोलते हैं ग्रुप बनाऊंगा, एक डाइपेप्टाइड बनाऊंगा, तब मुझे उस कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा? एलासर. ठीक है. इसमें कोई तीसरा होता तो उसका भी नाम डैश से करके हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते. सिंपल है. लिख लिया? यस सर, रख लिया हम लोग ने. एक मिनट. अच्छा, ट्राइपेप्टाइड्स में कैसा होगा मैंने आपको बताया. पॉलीपेप्टाइड्स आर गोइंग टू बी अ प्रोटीन. ये बोर्ड पे का लिखिए ना गाइस. हाँ सर, लिख लिया. हाँ सर. अच्छा. So these proteins, they are classified again into 2 types. Fibrous proteins and globular proteins. Okay, so proteins are again classified into 2 types on the basis of their structure. Fibrous proteins and globular proteins. अब हमने देखा बेटा ये ना प्रोटीन्स के देखो इस तरह से चेन्स रहेंगे.
ठीक है, विद पेप्टाइड लिंकेजेस। तो अब ये जो क्या बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड का चेन है, ये किस तरीके से असेंबल हो रहा है, ये किस तरह के दूसरे चेन्स के साथ बॉन्ड्स बना रहा है, ऑन दैट इज गोइंग टू डिपेंड कि भाई इसका स्ट्रक्चर फाइब्रस है या इसका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर है। अब जब लॉन्ग चेन जो इसके रहेंगे, दे विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, एंड दे ऑल आर interconnected with hydrogen bonding, not only hydrogen bonding but double sulfide linkages, ठीक है। रिमेंबर हमने वल्कनाइजेशन ऑफ रबर देखा था, रबर के मॉलिक्यूल्स में ऐसे सल्फर के बॉन्ड्स अलग हैं, ठीक है, क्रॉस Yes, बॉन्डिंग sir. होता है। हमने पॉलीमर्स देखा था, जो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स को बोल रहे थे, Sir. राइट। तो ये फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं ना, इनका ऐसा ही होता है, Sir. they have long continuous chains of amino acids which are interlinked with the help of either hydrogen bonding or double sulfide linkages, simple as that, okay। so those are your fibrous proteins। globular protein जो होते हैं बेटा, एक मैं लिख देता हूँ, सर वो पेप्टाइड लिंकेज होता है क्या? हाँ बेटा, नहीं सर वो दो नहीं आप नहीं 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 नहीं, पॉलीपेप्टाइड लिंकेजेस बिटवीन द अमीनो एसिड्स, एक चेन और दूसरे चेन के बीच में इज नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फर लिंकेज। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स interlinked by hydrogen bonding and sulfur bond। अच्छा, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। देख प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब वो अपना स्ट्रक्चर दिखा, उसका स्ट्रक्चर दो टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट उनको दो टाइप में हमने कैटेगराइज किया है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। इसमें क्या रहेगा, इट फॉर्म्स अ स्फेरिकल टाइप ऑफ चेन लाइक दिस। यही प्रोटीन है जो ऐसा गोल 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 ऐसे ग्लोबुलर दिख रहा है हमको, ठीक है। वही चेन्स हैं जो ऐसे गोल 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 दिखते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे spherical shapes। Now the difference is globular protein जो होंगे they will not be interlinked, but fibrous proteins are going to be interlinked। Since they are interlinked, their क्या बोलते हैं link is so strong that they are not soluble in water, they are insoluble in water। जब वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, did not contain any interlinkages, these are soluble in water। हाँ बेटा बोलो, बच्चे बोलो, कोई सर कि जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना तब इनसॉल्युबल। क्या बोल रहे हो, ये एक पॉलीपेप्टाइड लिंक दूसरे पॉलीपेप्टाइड लिंक के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे इंटरकनेक्टेड रिंग्स चेन्स थे ना वैसे। तो ये इंटरकनेक्शन हमने देखा था इसमें पॉलीमर्स में भी कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में, थर्मोसेटिंग को और हीट करते हैं तो ये लिंक्स और ज्यादा स्ट्रांग होकर के उसको बिल्कुल ये नहीं होने देते हैं, शेप उसका टूटने नहीं देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, इसके जो इंटरलिंक्स हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि इसको पानी में डिसॉल्व नहीं होने देते हैं। यहाँ पे देयर आर नो इंटरलिंकेजेस, देयर आर सिंपल स्ट्रक्चर्स जो आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाए। एट नाउ फाइबर, बोलो सर फाइबर और प्रोटीन एक ही होता है? आई एम कमिंग टू इट, ठीक है। सो फाइब्रस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट वेयर बेटा, आपके बाल में, आपके नेल्स में, आपके मस्कल्स में, आपके टेंडन्स में। आई होप एवरीबॉडी नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हेयर, ठीक है, हेयर, नेल्स, मसल्स जो नहीं है मेरे पास, then tendons which are holding these muscles and bones together। तो अगर देखा जाएगा तो fibrous proteins are actually helping you to give structure to the organism, ठीक है। structural proteins भी हम इनको बोल सकते हैं। अब इनको structural proteins क्यों बोलते हैं, because देखो ये पहली बात तो strong होते हैं, ये ढांचे को सपोर्ट देते हैं, मसल बोलो, टेंडेंस बोलो, बाल शेप सपोर्ट नहीं करते, बट यू अंडरस्टैंड दैट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। इट हेल्प्स योर बॉडी थ्रू क्या बोलते हैं कोल्ड एंड ऑल दोस डिफरेंट एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स, ठीक है।
then you talk about nails, muscles, tendons. These are all fibrous proteins. ठीक है? अच्छा, what about globular proteins? Globular proteins are more involved in your biological processes. आपका इंसुलिन वगैरह हो गया, ठीक है? ये इंसुलिन अपने बॉडी में, इतने सारे एंजाइम्स आपके बॉडी में प्रेजेंट हैं. तो all these are examples of globular protein जो पानी में आसानी से मिल जाते हैं. आपके ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन एंड ऑल दीज आर ऑल ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ठीक है? सर इन दोनों में सिर्फ गोल और ये रॉड का अंतर होता है. हाँ जी बेटा, और इंटरकनेक्शन का. ठीक है, ये तीन डिफरेंसेस लिख लो, काम आएंगे. मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है. तो फाइब्रस टिश्यू वगैरह में क्या सर? बोल रहा हूँ फाइब्रस प्रोटीन आपके टिश्यूज वगैरह में होते हैं, और ये आपके बॉडी के अंदर, टिश्यूज भी बॉडी के अंदर ही होते हैं. जस्ट टॉकिंग कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के रहे हैं ये. सर मतलब दोनों अंदर ही होते हैं ना? हाँ भाई, तो बाल बाहर है ना, बाल कौन सा शरीर के अंदर होता है? Can I erase this? सर वो वाटर में सॉल्युबल क्यों है? ये वाटर में सॉल्युबल है बिकॉज इसके अंदर क्या बोलते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी है. इसके अंदर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया हुआ है. अदर देन दैट इसके अंदर सल्फाइड बॉन्ड्स भी है, सल्फर की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है. दैट इज व्हाई इट इज इजीली मिक्सेबल भी होता है. प्रेजेंस ऑफ सल्फर. ये स्फेरिकल शेप में होता है, इसको तोड़ना आसान है. क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो सल्फर और हाइड्रोजन उसके रहते? इसके रहते. हाँ सर. इसके रहते मतलब मैं समझा नहीं. मतलब वो जो बड़ा सा लॉन्ग स्ट्रक्चर है उसके खुद के रहते हैं इसका हाइड्रोजन और इसका जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड उसके क्या बोलते हैं, रेसिड्यूज उसमें लगे हुए हैं विद पॉलीपेप्टाइड लिंकेज. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें सल्फर बॉन्ड्स, सल्फर बाहर से ऐड होते हैं नेचर से. ठीक है? ओके सर. अभी नेचुरल रबर में सल्फर नहीं होता है, राइट? उसको हम लोग वल्कनाइजेशन करते हैं, वैसा. Can I rub this? बता देना मेरे को. हाँ सर, हो गया. Action. Now, when I talk about structures of proteins, ठीक है? When I talk about structures of proteins, these structures can be primary, secondary, tertiary, or quaternary. जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर का बढ़ता जाएगा. अपने को सिर्फ प्राइमरी पढ़ना है, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी एक्सक्लूड किया गया है पोर्शन से. ठीक है? सो व्हेन आई टॉक अबाउट प्राइमरी, जब मैं प्राइमरी की बात करता हूं, द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, लॉन्ग चेन्स ऑफ योर रेसिड्यूज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. दिस इज द बेसिक एंड अ वेरी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. जैसे अपना क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स था, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी का. ठीक है? अच्छा, और या तो ये या फिर एक सिंपल चेन, कंटिन्यूअस चेन विदाउट एनी अदर चेन इंटरलिंक्ड टू इट. ठीक है? या फिर ऐसा ही कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर एंड सो ऑन. ठीक है? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, सेकेंडरी में ऐसे हेलिक्स बनने लगता है एंड दूसरा चेन उसके इंटरलिंक होने लगता है, लाइक
डीएनए जैसा रहता है, बट दैट इज टोटली डिफरेंट, दिस इज टोटली डिफरेंट बेटा, ठीक है। देन इट हैज शीट्स के फॉर्म्स में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं and all. So the structure keeps on getting complex. Primary is what we need to focus on. When I talk about primary structure, and if I'm telling ki, see, it has a sequence of amino acids. It has a definite sequence of amino acids. I will call this as the N terminal, and I will call this as the C terminal. Why am I calling them as N terminal and C terminal? Why am I showing the N terminal on left and C terminal on the right? This is the standard IUPAC standard. ठीक है? What is N terminal? जहाँ पे नाइट्रो अमीनो ग्रुप रहेगा, और what is the C terminal? जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। ये बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है? Am I connected? Yes, sir. Acha. Yes, sir. Acha. Now I'm just giving random names. I'm not referring to the book. I'm just giving random names. तो बस पूछना मत कि ये word इसका क्या है, ठीक है? I'm just giving ये suppose A है, ये R है, ये S है, ये B है. Then again ये T है, ये C है, and ये E है, ठीक है? These are the standard abbreviations of the amino acids जो हमने कल सुबह देखे थे, आपके बुक में टेबल है. You do not need to buy it, please. But do not waste time in doing unnecessary things until and unless you have to, you know, do something exceptional in that field of science. But ये क्या बोलते हैं? These are the notations of your amino acids. ठीक है? ये amino acid का link है और इस order में ये present है. तो इस order में ये present है. तो suppose this is amino acid. Suppose this is the structure of say insulin. Okay? It is not. I am telling you to assume. I'm just telling you. Okay? This is the structure of insulin, because actually you should not give example of insulin because insulin is not a primary structure. It has a complex structure. So if this is your primary alkene, this is your primary क्या बोलते हैं protein, and you interchange these two positions. आप ये दो positions interchange कर दोगे. V यहाँ पे आ जाएगा, S यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप T को इसमें से निकाल दोगे, ये प्रोटीन बदल जाएगा. This protein will change. It will no longer be called the protein what it was. It will completely change. So every protein which has a primary structure has a unique series of amino acids. If you change the series, if you interchange any of the amino acids, the entire protein will change. Structure वही रहेगा, but वो protein दूसरा बन जाएगा. That is the specificity what these proteins are showing. ठीक है? तो primary structure में आपको इतना याद रखना है. It's a long continuous polymeric chain of residues of your amino acids. If you interchange the order or you remove any of the सर वो residues, रेसिड्यू the क्या बोला? entire protein will change. क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो अमीनो एसिड रेसिड्यू क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना बच्चे, ये देखो, this is your amino acid. This is your amino acid. Am I right? ये हमारा हाँ, amino sir. acid का primary structure है. जब ये amino acid एक दूसरे amino acid के साथ क्या बोलते हैं, कंडेंस करता है, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल करके वाटर मॉलिक्यूल की तरह निकल जाता है. तो क्या बचा मेरे पास? NH2CHRCO और यहाँ पे क्या बचा? NH2CHRCOOH. ठीक है? ये दो चीजें बची. तो ये अमीनो एसिड के अंदर से बची, तो ये अमीनो एसिड का रेसिड्यू हुआ, राइट? तो जब पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होता है वो एक्चुअल अमीनो एसिड्स का हो रहा है कि अमीनो एसिड्स के रेसिड्यू का हो रहा है? वो तो एक्चुअल अमीनो एसिड का हो रहा है, बन रहा रेसिड्यू है. बच्चे, when this bond is क्या बोलते हैं being formed, it is being formed between two amino acids. You're absolutely correct. ठीक है? But when the H2O is removed, this thing which is bonded with the other thing is called as the residue of the amino acid. Okay? सर रेसिड्यू का मतलब वेस्ट होता है ना? Don't take the literal meanings, ना बेटा. Residue means leftover. ऐसे इसका meaning यहाँ पे. See, English is a very stupid and funny language. We all know that, right? तो हर एक चीज का हम लोग अगर लिटरल मीनिंग लेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें हमको नेगेट करनी पड़ जाएंगी ना यहाँ पे. रेसिड्यू
is something which is left over, जो साइड में बना ऐसा, ठीक है? Yes, sir. ओके hold on. Now we'll be talking about denaturation of proteins. Now what do I mean by this denaturation of proteins? सबसे पहले तो we have more than 100 enzymes which are present inside our body. You all know that, right? Every enzyme is assigned a particular task. कि भाई तेरे पास ये सबस्ट्रेट आएगा, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज को तू नॉट ग्लूकोज सॉरी, तुम्हारे पास ये आया, फ्रक्टोज आया, फ्रक्टोज को you have to break in, सुक्रोज आया, सुक्रोज को you have to break into glucose and fructose that way, ठीक है? तो कोई भी पॉलीसैकेराइड आया, कोई भी डाइसैकेराइड आया, ट्राइसैकेराइड आया, तो उसको ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस से काम कौन करता है? एंजाइम्स करता है, ठीक है? So that is one part. Now when I talk about proteins, well, they are very specific to the pH, temperature of the environment they are present in. Of the environment they are present in, ठीक है? So proteins now they are very specific to the pH changes and the temperature changes. थोड़ा भी pH change होता है, थोड़ा भी temperature यहाँ से वहाँ shift होता है, तो उनका structure बदल जाता है, उनका structure affect हो जाता है, उनका structure affect हो जाता है, तो उनका functioning भी रुक जाता है. If you remember, हमने ये पढ़ा है 11th standard में in terms of enzymes के जब हम लोग action पढ़ रहे थे, catalysis of enzymes, if you remember. I don't Yes, know. sir. सर एंजाइम बदल जाता है कि प्रोटीन बदल जाता है? वो प्रोटीन का जो कंस्टिट्यूट ये है, एंजाइम इज अ प्रोटीन बेटा, ठीक है? उसका जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो सब सेम रहेगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो इट इज रेंडर्ड यूजलेस, इट इज रेंडर्ड यूजलेस, सिंपल एज दैट. क्यों? सर अब मतलब बोलो बोलो. सर मतलब प्रोटीन जिसको हम एंजाइम बोलते हैं, एंजाइम भी बोलते हैं, वो बदल जाता है. एंजाइम जो प्रोटीन है, हाँ मतलब वही वाइस वर्सा. नहीं, एंजाइम इज अ प्रोटीन. प्रोटीन सब प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते, ऑल एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, दैट वे, ठीक है बेटा? जस्ट Yes, sir, that आई एम one. गेटिंग अ कॉल. नहीं ठीक है, बोलो बोलो. आरबीआई का कॉल है सर. आरबीआई की कॉल करेगा मुझे? सर बजट बनाया ना. हाँ एब्सोल्युटली, बट नहीं, मैं शायद सोचा था वर्क का कॉल है, बट इट गॉट डिस्कनेक्टेड. छोड़, वो वीकडे है ना, तो कॉल आता है. बोलो बच्चे बोलो. यस सर, वो क्लियर हो गया. अब देखो बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है? इट इज at a specific pH and at a specific temperature. Okay, तो अब मैंने सपोज टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया, पीएच इंक्रीज या डिक्रीज किया, तो उससे क्या होगा? इसके स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा. ये इस तरीके का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से खुल जाएगा और ये बन जाएगा, ये स्ट्राइल बन जाएगा, ठीक है? अब ये जो इसका स्ट्रक्चर था, इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस स्ट्रक्चर. जो काम वो इस स्ट्रक्चर में कर रहा था, वो काम वो इस स्ट्रक्चर में नहीं कर पाएगा. This simple process is called as the denaturation of proteins. Denaturation of proteins. उनका shape change हो जाता है, उनका structure change हो जाता है, उनका constituents same रहता है, उनका constituents same रहता है. Constituents कौन है उसके? वो बना है अल्फा अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस से. With the help of peptide bonds. Okay, now when I actually talk about enzymes, जब मैं enzymes की बात करता हूँ, enzymes के बारे में हमको पता है enzymes which are also called as biocatalysts. Enzymes are called as biocatalysts. Now, why are enzymes called as biocatalysts, beta?
Anyone? एंजाइम्स बॉडी के रिएक्शंस को कैटलाइज करती है। एंजाइम्स बॉडी के रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, राइट? यस कि सर वही। भाई हमने कुछ खाया तो उसको पचाने का काम एंजाइम्स करते हैं बॉडी में। अब हमने जो खाया उसको पचाने का प्रोसेस बहुत स्लो होता है बॉडी में, ठीक है, बहुत स्लो होता है। तो अगर ऐसा होगा ना, तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया तो हमको रात तक भूख ही नहीं लगी अगर एंजाइम्स नहीं होंगे बॉडी में। तो एंजाइम्स होना बहुत जरूरी है। एंजाइम्स होते हैं तभी वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। कैसे? अब जैसे मैंने बताया एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो उनका एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब कोई कार्बोहाइड्रेट का या फिर प्रोटीन का या फिर फैट का या फिर कोई भी एक मॉलिक्यूल है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल का शेप सपोज ऐसा है, ठीक है। अब ये शेप इसमें फिट होगा तो ही ये एंजाइम इसके ऊपर काम कर पाएगा, इसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ पाएगा। तो इट्स शेप should match with the substrate. This is your substrate. This is your enzyme. So when the shape, अब इसका shape अभी देखो मैं roughly ये बना रहा हूँ ना shape. It's not very similar but yes. तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा। इसीलिए एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक एंड दे आर वेरी क्विक। तो फटाफट 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 मॉलिक्यूल्स को वो सिंपलीफाई करने में हेल्प करता है बॉडी के अंदर। तो अभी दिस क्या बोलते हैं मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज योर लॉक एंड की मैकेनिज्म। ये हमने पढ़ा है पहले भी, ठीक है। This is your lock and key mechanism because the shape of the substrate should exactly match with the shape of your enzyme for the process to occur. तो अगर बॉडी में थोड़ा भी pH का चेंजेस हुआ या फिर टेम्परेचर का चेंजेस हुआ तो ये एंजाइम्स जो होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, बिकॉज वो भी प्रोटीन्स ही हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं और उनका फंक्शन स्टॉप हो जाता है। अब बेटा उनका फंक्शन स्टॉप हो गया मतलब क्या बोलते हैं बॉडी में पाचन शक्ति स्लो हो गई। पाचन शक्ति स्लो हो गई तो मतलब हमको ज्यादा खाने का मन नहीं करेगा, बिकॉज जो ऑलरेडी है वो ही नहीं बच रहा है बॉडी में। इसीलिए जब हम बीमार पड़ते हैं हमारे बॉडी का पीएच और टेम्परेचर चेंजेस होने के कारण अपने जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। दैट इज व्हाई it takes time for you to digest food and that is why you do not feel more hungry when you are sick. Logic थोड़ा सा, ठीक है, फाइन। ये तो हमने पहले ही बात करी। अभी इंडिया की बात करते हैं। ये इंडा है, तो इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं, अगर आप क्या है सर? क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, सो अगर आप कच्चा इंडा तोड़ोगे तो क्या होगा बेटा, उसके अंदर लिक्विड योक निकलेगा एंड व्हाइट पार्ट निकलेगा उसका, फाइन। उसी इंडे को आप उबाल दो, तो अगर आप उसको उबाल के खोलोगे तो दैट व्हाइट पोर्शन हैज सॉलिडिफाइड। दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। द व्हाइट कंटेंट ऑफ द एग इज एक्चुअली प्रोटीन, ठीक है। नाउ वंस यू आर गिविंग इट सम एक्सेस हीट, इट्स शेप चेंजेस, उसका लिक्विड क्या वर्जन टूट गया और वो सॉलिडिफाई हो गया, वो डीनेचर हो गया, सिंपल एज दैट। ओके सर लिक्विड टूट के सॉलिड कैसा बनेगा? अरे लिक्विड सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो गया ना बेटा। सर पर टूट के थोड़ी बनेगा वो। अरे मेरी जान, कौन है ये, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? मतलब are you trying to mock me or something? That because I'm absolutely open for that, I don't mind that, but we are in a serious condition, guys. You have votes in 2 months. Get a little serious, yeah. Try to understand. Don't take my words literally, right? सर लिक्विड डीनेचर होके सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है? वो वही एग्जांपल मैंने दिया ना बेटा तुमको। लिक्विड में उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा बेटा? उसका स्ट्रक्चर फ्लूइड रहेगा, राइट? मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा गैप रहेगा। सॉलिड में वो ऐसा हो जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ बेटा? सर क्या है वो स्ट्रक्चर? हाँ यस सर। लिक्विड में मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। हाँ सर, ओ हाँ सर, समझा। लिक्विड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब हाँ सर, इसको सॉलिड कर दो तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा सर, फर्स्ट लेसन सॉलिड। इन दोनों में फर्क है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है सर। हाँ, तो बस वही बात बता रहा था बेटा। ओके,
अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ये जितने एंजाइम्स वगैरह होते हैं ये इसका एंडिंग इज ऑलवेज एज, ठीक है। माल्टोज को माल्टेज करता है, क्या बोलते हैं, ये करता है, डाइजेस्ट करता है एंड सो ऑन। देन इट डिपेंड्स कि मतलब वो किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है, या फिर इट डिपेंड्स कि मतलब वो कौन से रिएक्शन में काम कर रहा है। ऑक्सीडेज भी होता है, ठीक है। तो मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो तो ऑक्सीडेज जो जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे उसको ऑक्सीडेज बोलेंगे एंड ऑल दैट। अभी लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर सर ये सब माल्टेज, सर ये सब जो नए नए माल्टेज, वो गैलेक्टोज, वो सब किधर मिलते हैं? वो बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है बेटा, एंजाइम्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं सर, मतलब उसको वो बाहर से नहीं मिलते हैं नहीं नहीं माल्टोज। नहीं नहीं, वो बाहर से नहीं मिलता है, वो बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है बेटा। सर माल्टोज और गैलेक्टोज नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द एंजाइम व्हिच इज हेल्पिंग क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट गैलेक्टेज एंड माल्टेज, माल्टोज। ओके, I'm talking about the enzymes which are helping you to digest those carbohydrates. वो carbohydrates तो बाहर से मिलता है ना बेटा अपने को, wheat हाँ से, सर, हाँ। rice से, millet से, है ना? यस सर। Fine. Let us see this now. Nucleic acids. What's the time? 8:40. We have time. Okay. Now, when I talk about nucleic acids, I am talking about something very important. Something very important means of crucial importance to you, because without this, you wouldn't have been proved that you are you belong to that particular family. Simple as that. So, nucleic acid is the means, the ways by which genetic information, the information of your looks, your nature, your body, your blood type, everything is coming from this nucleic acid. तो ये nucleic acid बहुत important होता है. It is passed on from our parents to us. Now the nucleic acid is present in two forms. Which are those two forms? DNA and RNA. Deoxyribose nucleic acid and ribonucleic acid. जो आरएनए होता है वो अपने सेल में होता है, और डीएनए जो होता है वो आपके सेल के न्यूक्लियस में होता है. ओके, सो आरएनए और डीएनए दोनों सेल में ही होता है. एक न्यूक्लियस के अंदर होता है, एक उसके साइटोप्लाज्म में होता है. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? दैट लिक्विड पार्ट ना इन द सेल. आई थिंक बहुत टाइम हो गया. सो उसके अंदर होता है. तो दिस इज डीएनए एंड आरएनए. अब इसमें से तो मेजर पार्ट आपका कैंसिल ही कर दिया है. आई डोंट नो ये पार्ट रखा भी, बट जितना थोड़ा बहुत रखा है वो देख लेते हैं. ठीक है सर, कौन सा डिलीट किया है? कौन सा व्हाट क्या किया है बेटा? सर, कौन सा डिलीट किया है? You guys do not have the portion which is deleted in the boards. हाँ सर, मतलब इम्पोर्टेंट है तो पढ़ाओ, क्योंकि बायोलॉजी में भी 11th में है ये चैप्टर. बायोलॉजी में है पर अभी 12th में बायोमोलिक्यूल से निकाल दिया. मतलब पूरा पार्ट नहीं निकाला ऑफ कोर्स, बट इसका जो मेजर डायग्राम्स वगैरह है वो सब डिलीट कर दिया आपके पोर्शन से. I'll send the PDF which contains जिसको डिलीट किया हुआ है. नहीं सर है मेरे पास. अच्छा है. समझा. ओके ओके ठीक. इसके जितने भी डायग्राम्स हैं, इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब निकाल दिए. आपको सिर्फ समझना है कि यू हैव अ न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज डीएनए आरएनए, deoxyribose है, क्या बोलते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इट हैज अ पेंटोज शुगर. व्हेन आई से पेंटोज शुगर, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. पेंटोज. 1 2 3 4 5. It contains a pentose sugar attached to the first carbon of the pentose sugar is attached to a nitrogen base, is attached to a heterocyclic nitrogen base compound, and the 1 2 carbon is attached to a.
is attached to a phosphate group. So you have a pentose sugar. A pentose sugar, जिसको मैं simply S बोल सकता हूँ, is attached to a nitrogen base, a heterocyclic nitrogen base, and a phosphate group, and a phosphate. This is the general structure of the building block of nucleic acids. Remember बेटा, carbohydrates में हमने देखा था the building block of carbohydrates are monosaccharides. Proteins में हमने देखा the building block of proteins are amino acids. Here we are going to see the building block of nucleic acids is this formation which is over here. So a pentose sugar attached to a nitrogen base and a phosphate group. अब इसके अंदर pentose sugar, नाइट्रोजन बेस, एक्चुअली बेस सब में अलग होगा. नाइट्रोजन बेस का जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो अलग अलग होगा. उसके हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन होगा, कौन से टाइप्स हैं, फिर वो जो डिफरेंट टाइप्स आएंगे वो आपस में बॉन्ड्स बना करके चेन बनाएंगे. दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए और आरएनए. ठीक है, सो ये हम लोग को देखना है. अभी फिलहाल ये वाला स्ट्रक्चर बनाना, इट इज वेरी इजी. ये बुक में नहीं है, ये आपको बहुत आसान रहेगा समझने के लिए. व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. सर हाँ बेटा, सर वो एंजाइम्स में वो लॉक-इन की मैकेनिज्म क्या है? ओके, मैंने बताया सर था ना आप बेटा यही यहाँ बुक से पे. पढ़ा रहे हो? क्या बोल रहे हो बच्चे? सर ये एचएससी के बुक से ही पढ़ा रहे हो ना आप? हाँ हाँ ऑब्वियसली. तो मैंने यहाँ पे बताया था ना लॉक इन की मैकेनिज्म. हाँ मैंने सर, बताया था, हाँ यस सर. नहीं तो सर, नहीं बताया था. सर मैं जब से हूँ तब से तो बताया नहीं. ओके गाइस, डिड आई नॉट स्पीक ऑफ लॉक इन की मैकेनिज्म? कैन यू प्लीज रिमाइंड मी? सर बताया था सौरभ. आपने. हाँ सर बताया था. बेटा देखो, दिस इज योर एंजाइम. ओके अमन, अमन यस अमन ने सर. पूछा. हाँ बेटा, बेटा आई वुड रिक्वेस्ट वन थिंग बच्चे, प्लीज इफ यू आर इन अ लेक्चर, आप ध्यान दो बोर्ड पे. ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली ओपन टू योर क्वेश्चंस, बट you listen to me and then ask. Now if you look at this, check the book at the same time, definitely you will miss out something or the other, then I'll have to repeat. So I have no issues in repeating, but I should repeat when you have listened once, right? तो एक बार सुन लो बच्चे, इसको देखो. ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का शेप, सबस्ट्रेट मतलब कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, उसको डाइजेस्ट करना है बॉडी को. अब मेरे पास एक ट्राइसैकराइड आ गया. ट्राइसैकराइड को तोड़ करके उसको मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट करूंगा, तब जाके उसको डाइजेस्ट करूंगा, फिर बॉडी में एब्जॉर्ब करूंगा. इस ट्राइसैकराइड को तोड़ने का काम, और अगर तोड़ने का काम फास्ट कौन करेगा? एंजाइम्स करेगा बॉडी में. अब ये जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है, शेप है, ये भी एक प्रोटीन है, राइट? इसका जो स्ट्रक्चर और शेप है वो उस आने वाला सबस्ट्रेट जिसके ऊपर ये एक्ट करना चाहता है उसके साथ इसका शेप मैच होना चाहिए. इसके साथ अगर इसका शेप ऐसा रहेगा, मैच नहीं होगा, तो एंजाइम एक्शन नहीं कर सकता. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. नाउ व्हाई इज दिस मैकेनिज्म कॉल्ड एज लॉक एंड की मैकेनिज्म? जैसे एक लॉक को एक स्पेसिफिक चाबी ही खोल सकती है. क्यों? बिकॉज चाबी का आउटर थ्रेड्स और लॉक का इनर थ्रेड्स आर मैचिंग. ठीक है, उनकी जो कैविटीज होती है वो मैच करती है, तब जाके लॉक खुलता है. उसी तरीके से इस एंजाइम की कैविटी में सबस्ट्रेट का शेप जब प्रॉपरली फिट होगा तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. बिकॉज दे आर हाईली शेप स्पेसिफिक, दे आर हाईली पीएच स्पेसिफिक, दे आर हाईली टेम्परेचर स्पेसिफिक. ओके गाइस, दिस वाज योर लॉक एंड की मैकेनिज्म. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11th में भी पढ़ाया है. सर 11th सर पढ़ाई नहीं 11th है. में बायोलॉजी में था. जहां भी था मैं ये बोल रहा हूँ 11th में पढ़ाया है ना. हाँ सर. दैट इज योर लॉक एंड की मैकेनिज्म. अच्छा ये बना लिया आप लोग ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में. Yes, no, maybe. Can I rub this? Can I not rub this? Speak something. Yes sir. Maybe. What do you mean by maybe? Nonsense. Either say a yes or a no. Maybe तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ बस.
वो क्या- अब यहाँ देखना, एक मिनट टाइम। Just for your information, you do not have to remember the structure for your exams. It has been omitted, but एक बार देख लो. बना लेना. Is it visible enough? Am I drawing it too small? सर ये स्ट्रक्चर्स ऐसे ही मतलब बाय हार्ट करने हैं क्या या I just बेटा मैंने अभी just बोला आपको स्ट्रक्चर याद रखने का जरूरत नहीं है. That has been omitted. पोर्शन से निकाल दिया है. हाँ सर, बट देन 11th में बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स में इसके सारे स्ट्रक्चर्स हैं. Yes, बिल्कुल है बेटा. 12th में हाँ. भी है. बट इस साल पोर्शन से निकाल दिए आपको. Which is good. Which is good, right? Until unless you want to do something exceptional in this field. पर अभी फिलहाल मेरे साथ बना के ले लो उसको. सर वो नेमिंग कर दो ना प्लीज. कर तो बेटा. सर पेपर में इस लेसन से कहाँ क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में? हेलो सर. एक मिनट. या पेपर में इस लेसन से कहाँ क्वेश्चन बनता है? पेपर में इस लेसन से क्वेश्चन बनेगा पेप्टाइड लिंकेज पे, देन क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर पे, देन क्या बोलते हैं जो हमने सीखा, देन क्या बोलते हैं बस ये क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से. मोनोसैकेराइड के रिएक्शंस, उसका रिएक्शन मतलब आपको एक डाइसैकेराइड दिया रहेगा, इट विल ब्रेक इनटू व्हाट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, व्हाट आर द क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वो वाले क्वेश्चन. देन पेप्टाइड लिंकेज, देन क्या बोलते हैं अमीनो एसिड्स, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड, देन क्या बोलते हैं. तो ये हो गया, बचा क्या? हाँ क्या सर बोल रहे मतलब सभी तो हो गए. अरे तो ऑब्वियसली बात तो वही सब तो हमने पढ़ा है ना. नाउ व्हाई हैव वी केप्ट इट सो स्पेसिफिक? बिकॉज़ हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना इसको, इसलिए हम लोग वो स्पेसिफिक चीजें पढ़ रहे हैं. और डीएनए आरएनए में से तो शायद ही कुछ मतलब बहुत हल्का आएगा, बिकॉज इट हार्डली इज देयर एनी. इन्होंने कुछ हार्डली रखा है, सब कुछ तो डायग्राम और स्ट्रक्चर तो ओमिट ही कर दिए डीएनए ऐसा. तो अगर आप यहाँ देखें ये दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक डिफरेंस दिखेगा, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस. ये बेटा दिस इज नॉट डीएनए, दिस इज नॉट आरएनए. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डीएनए एंड आरएनए. What is the difference which you can see over here, बेटा? आरएनए में 2 OH ग्रुप्स है, डीएनए में एक ही है. राइट. आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक में 2 OH ग्रुप्स अटैच्ड हैं,
और यहाँ के अंदर सिर्फ एक OH ग्रुप अटैच्ड है, एक नहीं है, ठीक है। दिस इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सिंपल एज दैट, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA का बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है बच्चे। यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स, यहाँ पे सिंगल OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप्स, सिंगल OH ग्रुप, बस इतना याद रखना, ठीक है। ये बना लिया आपने? ड्रॉ कर लो बेटा। We'll stop here. We will continue in the next lecture. Next lecture में अपन इसको खत्म कर देंगे, ये वाला पार्ट को।